वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली और डरावनी रात थी। उस रात मेरे साथ कुछ तो होना था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उस रात शायद मेरी किस्मत मेरे साथ ना होते हुए भी मेरे साथ थी। और शायद इसी वजह से आज मैं ये कहानी आप सबके लिए लिख पा रही हूँ। ये लाइन है उस लड़की की जिसने अपनी मौत को पूरे 8 घंटों तक अपनी आंखों के सामने देखा, उसे महसूस किया बिल्कुल नजदीक से। लेकिन शायद मजबूत इरादों और अच्छी किस्मत ने उसे एक दूसरी जिंदगी दे दी। ये कहानी मुझे भेजी है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से काव्या ने। काव्या धर्मशाला के एक होटल ग्रीन कॉटेज में एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में रहती थी। और आज हम काव्या की उसी रात की कहानी को उसी की जुबानी जानेंगे। तारीख थी 8 दिसंबर 2023। मेरी नाइट शिफ्ट का समय हो रहा था। ये रात भी बाकी रातों की तरह ही थी, शांत और अकेली। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो रात सच में मुझे बहुत बुरी तरह से डरा गई थी। आज तक मुझे नहीं पता कि उस आदमी का प्लान क्या था या वो क्या करना चाहता था। और जब भी मुझे याद आता है कि वो कितनी देर तक वहाँ था तो मैं अंदर तक हिल जाती हूँ। वो होटल ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 3 मंजिलें और कुल मिलाकर 40 कमरे थे। ज्यादा भीड़ भाड़ वाला भी होटल नहीं था। आमतौर पर वीकेंड में सिर्फ 10 या 15 कमरे ही भरे होते थे। मेरी शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होती थी। ज्यादातर समय बहुत बोरिंग और शांत रहता था, जो मेरे हिसाब से मेरे लिए ठीक था। मैं बस डेस्क के पीछे बैठी रहती और कुछ कागजी काम करती रहती। कभी कभी कैमरे भी चेक कर लेती और अगर बहुत सन्नाटा होता तो अपने फोन पर यूट्यूब देख लेती। होटल की लॉबी भी बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक डेस्क, साइड में कुछ सोफे और एक टीवी और कोने में एक वेंडिंग मशीन। डेस्क के पीछे एक छोटा सा ऑफिस था जहाँ एक कंप्यूटर और कुर्सी थी और एक कांच की खिड़की जिसमें से बैठी बैठी मैं लॉबी को देख सकती थी। रात के वक्त फ्रंट डोर अपने आप लॉक हो जाते थे, इसीलिए मेहमानों को अंदर आने के लिए बजर दबाना पड़ता था और मैं एक बटन दबाकर उन्हें अंदर आने देती थी। आमतौर पर आधी रात के बाद कुछ नहीं होता था, बस कभी कभी कोई मेहमान देर से आता था। लेकिन 8 दिसंबर 2023 की रात करीब 11 बजे एक आदमी आता है। उसने दरवाजे का बजर दबाया। मैंने उसे अंदर आने दिया। वो लगभग मिड 50s का था, लंबा चौड़ा लेकिन थोड़ा दुबला। उसने जींस, जैकेट और एक नॉर्मल सी कैप पहन रखी थी। उसके पास एक बैकपैक भी था। वो चलता हुआ डेस्क तक आया और पूछा, क्या आज रात के लिए कोई कमरा खाली है? मैंने कहा हाँ, और फिर उसे कीमत बताई। उसने सिर हिलाया और कार्ड निकाला। मैंने कार्ड स्वाइप किया। मशीन ने बीप की आवाज भी निकाली। सब कुछ मुझे बिल्कुल ठीक लगा। मैंने उसे दूसरे फ्लोर का रूम 214 की की कार्ड दे दी। मुझे याद है कि चाबी देते वक्त वो मुझे कुछ देर तक घूरता रहा। उसका चेहरा थोड़ा अजीब था और उसकी आंखें सिर्फ मुझे ही ताड़ रही थी। फिर वो अचानक मुड़ा और लिफ्ट की तरफ चला गया। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना महसूस तो जरूर हो गया था कि यह आदमी थोड़ा एबनॉर्मल है। उसके जाने के बाद मैं वापस कुर्सी पर बैठ गई और फोन चलाने लगी। करीब आधी रात को मुझे लॉबी में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने ऊपर देखा तो वो आदमी फिर से लॉबी में था। वो सीधे मेरी डेस्क पर नहीं आया, बस मेरे सामने से गुजरा और सोफे वाले लाउंज एरिया में जाकर बैठ गया। टीवी उस वक्त बंद था, फिर भी वो उसी की तरफ मुंह करके बैठ गया। मैंने सोचा शायद उसे नींद नहीं आ रही होगी। कभी कभी मेहमान ऐसे टहलते हुए आते हैं और लॉबी में बैठ जाते हैं, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आधे घंटे बाद मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी अभी भी वहीं पर बस यूं ही बैठा हुआ था। न फोन चला रहा था और न ही कुछ पढ़ रहा था, बस बंद टीवी को घूर रहा था। थोड़ी देर बाद मैं वेंडिंग मशीन से पानी लेने उठी। जैसे ही मैं लॉबी पार कर रही थी, मुझे महसूस हुआ कि वो आदमी अपना सिर घुमाकर मुझे पूरे रास्ते देखता रहा। मैंने सीधे उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन उसकी नजरें मुझे तब तक महसूस होती रही जब तक कि मैं वापस डेस्क के पीछे नहीं पहुंच गई। इस एहसास ने मुझे पूरी तरह से बेचैन कर दिया। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं बोर हो रही थी तो कंप्यूटर पर रिजर्वेशन सिस्टम चेक करने लगी। तभी मुझे कुछ बेहद ही अजीब और शॉकिंग चीज देखने को मिली। मैंने ऑक्यूपाइड रूम की लिस्ट खोली और देखा कि रूम 214 वैकेंट दिख रहा है। मैंने धीरे से गाली बुदबुदाई और दोबारा चेक करने लगी, क्योंकि कभी कभी सिस्टम एरर की वजह से सॉफ्टवेयर ग्लिच कर जाता था और ऐसे प्रॉब्लम आ जाते थे। मैंने सोचा शायद फिर से वही ग्लिच आया होगा, क्योंकि मैंने तो बस 1 घंटे पहले ही उसे चेक इन कराया था। मुझे लगा शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, इसीलिए मैंने चेक इन लॉग्स देखे, पर वहां भी उसका कोई नाम नहीं था, कोई चार्ज भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोली कि शायद कार्ड पेमेंट दिख जाए, पर शॉकिंगली वहां पर भी कुछ नहीं था।
मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गई, क्योंकि मुझे पूरा याद है कि मैंने उसका कार्ड स्वाइप किया था और मशीन ने भी बीप की आवाज निकाली थी। फिर मैंने रूम नंबर 214 पे कॉल किया। फोन लगभग 10 बार बजा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर मैंने की कार्ड एंट्री लॉग देखा, जो ये दिखाता है कि उस रात उस कमरे का दरवाजा खुला था या नहीं, पर वहां भी कुछ नहीं था। किसी ने उस कमरे में एंट्री ही नहीं की थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो आदमी कभी कमरे में गया ही नहीं था। इसके बाद मैंने डरते हुए लाउंज की तरफ देखा। वो इंसान अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था और उसी बन टीवी को घूर रहा था। उस पल मेरे शरीर में एक अजीब सा डर भर गया। मैं वहीं बैठी रही और सोचती रही कि अब मैं क्या करूं। मेरे दिमाग का एक हिस्सा कह रहा था कि शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई हो, लेकिन जिस तरह से उस कमरे का कोई एंट्री लॉग नहीं था और कोई चार्ज नहीं दिख रहा था, उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि वो आदमी असल में चेक इन हुआ ही नहीं था। मैं करीब 15 मिनट तक उसे बस ऐसे ही देखती रही और इंतजार किया। करीब 1:30 बजे मैं उसके पास गई और उससे पूछा, सर क्या सब ठीक है? उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और बिना किसी एक्सप्रेशन के मेरी तरफ देखा और बोला कि उसे बस नींद नहीं आ रही है। इतना कहने के बाद वो फिर से वापस टीवी की तरफ देखने लगा। मैंने सिर हिलाया और वापस डेस्क के पीछे आ गई, लेकिन मेरे हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। करीब 2 बजे मैंने नोटिस किया कि अब वो बंदा लाउंज में नहीं था। मेरा दिल तुरंत बैठ गया, क्योंकि वो लॉबी में कहीं भी नहीं दिख रहा था। मैं घबरा गई और जल्दी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि वो हॉल के आखिर में बाथरूम के पास खड़ा था, आधे अंधेरे में छुपा हुआ। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, बस ऐसे ही खड़ा था। कंप्यूटर पर काम करने का नाटक करते हुए मैं बार बार उसकी तरफ ही देख रही थी। वो कुछ देर तक तो वहीं खड़ा रहा और फिर वो धीरे धीरे चलकर वापस आया और ऐसे लाउंज में बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अंदर से काफी डर गई थी। मैंने अपने मैनेजर को घर पर कॉल किया और उसे सब कुछ बताया। मेरा मैनेजर नींद में लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि बस उस पर नजर रखो और अगर वो कुछ भी गलत करने की कोशिश करे तो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देना। फोन रखने के बाद मैं उस पर नजर रखने लगी, जिसके लिए मैंने सिक्योरिटी कैमरे चेक किए। मैंने देखा कि वो पहली मंजिल के हॉलवे में चल रहा था। वो पूरे हॉलवे के आखिर तक गया, वहां कुछ मिनट रुका, फिर वापस चला आया। थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियों वाले हिस्से में गया और वहां करीब 10 मिनट तक रहा। मुझे नहीं पता कि वो वहां पर क्या कर रहा था। हर बार जब मैं कंप्यूटर से नजर हटाती तो वो कहीं और ही होता, कभी वेंडिंग मशीनों के पास तो कभी लिफ्ट के पास। एक बार वो लॉबी के उस कोने पर खड़ा था जहां रोशनी तक नहीं पड़ रही थी, और उस टाइम में भी वो हर वक्त एक अजीब सी मुस्कान लिए सीसीटीवी को घूरता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीसीटीवी के थ्रू मुझे ही देख रहा है। 3:30 बजे तक मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। दिल में एक अजीब सा डर था कि आज शायद मेरे साथ कुछ गलत होगा। इसीलिए मैंने इमरजेंसी पुलिस लाइन पर कॉल किया और बताया कि होटल में एक आदमी है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। उसकी हरकतें ऐसी हैं कि मुझे उससे डर लग रहा है, जिस पर पुलिस ने कहा कि वो जल्दी ही किसी को भेजेंगे। अब मेरे सामने इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। इंतजार करते हुए मैंने देखा कि वो फिर से लॉबी से गायब है, लेकिन इस बार वो डेस्क के और करीब आ गया था। वो मुझसे करीब 15 फीट की दूरी पर था और बस मुझे ही घूर रहा था। वो बहुत कम पलके झपका रहा था और बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे घूरने की कोई बीमारी हो। मैं कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने का नाटक कर रही थी, लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। करीब 3:50 पर गेट का बजर बजा और मुझे लगा शायद पुलिस आ गई, लेकिन वो बस एक गेस्ट था जो देर से वापस आया था। मैंने उसे जल्दी से अंदर आने दिया। उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और उस मेहमान को पूरी लॉबी में चलते हुए देखता रहा। उसकी आंखें उसे आखिरी पल तक फॉलो करती रही। इससे मैं और भी ज्यादा डर गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो हर आने जाने वाले को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर तक वो वहीं मेरे डेस्क के पास ही खड़ा रहा, लेकिन अचानक ही वो कहीं गायब हो गया। मैंने तुरंत ही कैमरे चेक किए और देखा कि वो पहली मंजिल पर उसी गेस्ट के रूम के बाहर दरवाजे पर खड़ा है जो अभी अभी लॉबी से गुजरा था। लिटरली वो बस वहीं पर खड़ा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने फिर से पुलिस को कॉल कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि अब वो आदमी एक गेस्ट के कमरे के बाहर खड़ा है और मुझे नहीं पता कि वो वहां पर क्या करने वाला है। पुलिस वालों ने मुझे भरोसा दिलाया कि अधिकारी रास्ते में हैं। फोन रखने के बाद मैं कैमरे की फीड से नजर नहीं हटा पा रही थी। वो लगभग 3 मिनट तक उसी दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वापस लॉबी की तरफ चल दिया। जब वो वापस आया तो सीधा मेरी डेस्क तक आ गया और काउंटर पर झुक गया। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या यहाँ पर खाने को कुछ है? उसकी आवाज इतनी भारी थी कि सुनने वाले की हालत खराब हो जाए। मैंने कहा, कोने में वेंडिंग मशीन है, आप वहां से कुछ भी ले सकते हो।
उसने हल्की सी मुस्कान दी और फिर वहां से चला गया। मैं बस घड़ी को घूरती रही और मन ही मन पुलिस के जल्दी आने की दुआ करती रही। आखिरकार 4:10 पर 2 पुलिस अधिकारी आ गए। मैंने उन्हें अंदर आने दिया और सीधा उसकी तरफ इशारा किया। वो आदमी फिर से लाउंज में बैठा था। अधिकारी उसके पास गए और उससे कुछ मिनट बात की। उन्होंने उससे उसकी आईडी मांगी और कुछ सवाल पूछे जो मैं नहीं सुन पाई। करीब 1 घंटे तक वो दोनों पुलिस वाले उस आदमी से उसी लाउंज में पूछताछ करते रहे। इसके बाद अचानक ही उसका सारा सामान जब्त कर लिया और उसे हथकड़ी पहना दी। फिर वो उसे बाहर ले आए। उनमें से एक अधिकारी वापस मेरे पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी व्याकुलता और डर साफ साफ दिख रहा था, जो किसी बहुत बुरे सच के सामने आने पर होता है। उसने धीरे से मुझसे कहा, मैडम, वो आदमी कोई आपका केस नहीं था। वो किसी और नाम से कई स्टेट्स में वांटेड है। पुलिस कई महीनों से उसकी तलाश कर रही थी। मैंने घबरा कर उससे पूछा, क्यों सर, उसने किया क्या है? अधिकारी ने बस एक लंबी सांस ली और फिर बोला, वो एक सीरियल किलर है, एक साइकोपैथ जो सिर्फ अकेली औरतों को निशाना बनाता है। उसने कई होटलों में, कई शहरों में ऐसी ही रातें बिताई हैं। कमरे नहीं लिए, बस किसी मौके का इंतजार किया। उसका नाम शंकरिया है और पुलिस रिकॉर्ड में वो कनपटी मार शंकरिया के नाम से फेमस है, जो राजस्थान से भागा हुआ एक सीरियल किलर है। आपका नसीब अच्छा है जो इसने आपको कुछ नहीं किया। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आगे कहा कि आज भी उसने एक लड़की की हत्या की है और ये बात खुद उसी ने हमें बताई है। शायद इसीलिए वो यहाँ आया था, छिपने या अपने अगले शिकार को ढूंढने। उस पल मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो कई घंटों तक होटल के गलियारों में घूमता रहा, मुझे देखता रहा और इंतजार करता रहा, और मैं बिल्कुल अनजान उसी इमारत में अकेली थी। पुलिस उसे ले गई, लेकिन उस रात के बाद मैं कभी भी वैसी नहीं रही। हर बार जब रात को खामोश गलियारे दिखते तो मुझे उसकी आंखें याद आ जाती हैं। वो आंखें जिनमें कोई इंसानियत नहीं थी, बस खालीपन और शिकार की तलाश थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने थोड़ी भी देर की होती तो शायद आज ये कहानी कोई और सुना रहा होता। वो मेरी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात थी। तो दोस्तों, ये थी धर्मशाला से काव्या की कहानी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल है जो मेरे दिमाग में उठता है कि एक किलर जिसने दर्जनों लड़कियों को अपना शिकार बनाया, जिसकी आंखों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी, जो घंटों सही मौके का इंतजार करता है और फिर वार करता है, फिर भी वो काव्या को क्यों नहीं मारता, जबकि काव्या तो उसके लिए एक परफेक्ट शिकार थी। मेरे हिसाब से काव्या कभी भी उसका टारगेट थी ही नहीं। वो होटल में बस वही कर रहा था जो वो पहले भी कर चुका था, यानी कि वो बस टाइम पास कर रहा था। उसका काव्या को मारने का कोई इरादा था ही नहीं। इसकी एक स्ट्रॉन्ग वजह यह भी है क्योंकि उसने अभी अभी एक लड़की का काम तमाम किया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसका कोटा पहले से ही पूरा हो चुका था, और शायद यही वजह थी कि उसने काव्या के साथ कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, अगर मेरी थियरी सही है तो काव्या का बचना उसकी किस्मत नहीं थी, बल्कि किलर की मर्जी थी।